हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और इसी चक्कर से हमारा बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाता है और हम एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर लेके आया हूँ भारत के भूगोल का। इसे मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा जो 40 या 50 मिनट के होंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही क्विकली हो जाएगा और अच्छी तरीके से होगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। पहले क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में सही कथन, ये क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। जो भारत है वो विश्व के 2.4% प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उस पर बसा हुआ है। अब इसका जो देशांतरीय विस्तार वो बताया गया है। इसका देशांतरीय विस्तार है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सेवा समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब आप लोग पूर्वी शायद समझ ही रहे होंगे। जो ये वर्ल्ड है इसमें ये एक लाइन खींची गई है, टाइम लाइन, जो लंदन से होके जाती है। ठीक है। और इधर से अगर आप इधर बढ़ेंगे तो पश्चिम को जाएंगे। ठीक है। और इधर को बढ़ेंगे तो पूरब को जाएंगे। तो अपना भारत इधर ही है, इधर ही कहीं पे है, तो इसलिए पूर्वी होता है। ठीक है। तो अगर इधर बढ़ेंगे अपना भारत ग्रीन, आपको ये भी पता होगा कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अपना टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है। भारत आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 6 कौन कौन से हैं वो भी जाननी चाहिए हमें। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। ऐसे ही करके 7वें नंबर पे भारत आता है। छठे नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% ऊपर पड़ा, लेकिन बताया गया, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत कितना समेटे हुए अपने अंदर? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो 11 की जनगणना चल रही है, तो उसी के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। भारत वर्ष में गांव की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 6,40,930, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे। अक्षांश क्या होते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है। तो इसमें कुछ वर्टिकल लाइनें खींची गई हैं। ठीक है। ये हो गया जीरो लाइन, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये ऐसे ऐसे करके लाइन खींची हुई हैं, इन्हें अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ये अक्षांश है। टोटल कितने अक्षांश हैं? 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी, तो कितने हो गए? 180। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनाता है कि विश्व में कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो हमारा आंसर बदल जाएगा, क्योंकि जो विश्व में जो ये ध्रुव आते हैं इन्हें हम लाइनों में नहीं गिनते हैं, तो ये 2 कम हो जाएंगे। तो और
एक ही बढ़ जाएगा। तो पूरी अक्षांशीय रेखाएं 189 है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ है। अब इसे भी आप समझ लो कि ये भारत है। ठीक है। अब मेरी आर्ट इतनी बढ़िया नहीं है कि आपको दिखा सकूं। ये भारत है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं सॉरी, ये तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। हाँ, भावना को समझिए। ये मैप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके इधर 97 डिग्री और 25 सेकंड ये होता है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कौन सा होगा? ये, इसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आगे बताऊंगा मैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है जो राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका कहने का मतलब है कि जो सिक्किम राज्य से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वही राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है। जिस जिले में 70 पूर्वी देशांतर गुजरती है उसे जैसलमेर कहते हैं। जैसलमेर से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में। कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। ये कितने राज्य हैं? 8 हैं। अब पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी किसी ने, पता नहीं कौन है। मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड 8 हो गए। ठीक है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? वो गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कौन सा है? सबसे पास कोलकाता है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो 23 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? वो है मणिपुर। क्योंकि जो झारखंड है, झारखंड कर्क रेखा पे पड़ता है। ठीक है। झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा, ये तीनों पड़ते हैं लेकिन मणिपुर नहीं पड़ता है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिनों की अवधि अधिकतम होगी। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कहाँ पे दिन की अवधि अधिक होगी और कहाँ पे कम होगी।
तो जून के माह में जो सबसे ज़्यादा दिन की अवधि होगी, जो राज्य जितना उत्तरी पड़ेगा, मतलब भारत का उत्तरी राज्य जितने भी हैं उनकी दिन की समय अवधि सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर लद्दाख होता तो दिल्ली ना होके इसका आंसर लद्दाख हो जाता। ठीक है, जितना आप उत्तरी बढ़ेंगे उतनी दिन की अवधि अधिक बढ़ेगी। मानक समय, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि का एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है और उसी स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 देशांतर पूर्वी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बांगाल के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? वो 2 घंटे का होगा, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में 2 घंटे का गैप है, क्योंकि जो गुजरात है वो सबसे पश्चिमी है और जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वी है। अब यहीं पे होता है एक क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो पूर्वी गांव अरुणाचल प्रदेश का है किबिथु। और सबसे पश्चिमी गांव है गुजरात का गौर माता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के रूप में इन्होंने दे दिया है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। वो तो सभी को पता है कि चेन्नई तमिलनाडु में है और जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक में है। रीवा सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है रीवा, क्योंकि उसकी स्थिति जो देशांतर समय रेखा है अपने भारत की उससे सबसे पास पड़ती है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्व अनुसार पूर्वार्ध के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? वो बढ़ जाएगा 10:38। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30। इसके ये तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे निकलता है। देखो, जैसे जो घड़ी होती है पूरे जो अपने ,360 को 12 से डिवाइड कर दो, 12×3=36। सॉरी यार, 12 घंटे में 360 घूमती हैं। 15 मिनट में नहीं, 4 मिनट में 4 मिनट में, छोड़ो अलग ही मैटर है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से। भारतीय प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, यह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा जो IST है एवं ग्रीनविच के मध्य कितने घंटे का मैंने बताया था? 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में के कांडला में सूर्योदय 7 बजे होगा। 2 घंटे का फर्क है।
दूरस्थ बिंदु, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? मैंने बताया था, गुजरात का गौर माता। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये सभी से लगा हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो मणिपुर है। और बांग्लादेश की सीमा में लगे भारत के राज्य हैं मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये मैप वाले क्वेश्चन है जो आपको देखने पड़ेंगे मैप से ही। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, मेघालय की नहीं मिलती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। क्योंकि असम की क्यों नहीं है? ये ऐसे करके ये गई है, ये इसमें यहाँ तक तो आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है नागालैंड, इसके नीचे आता है मणिपुर, और इसके नीचे आता है मिजोरम, और यहाँ पे आता है त्रिपुरा। भारत से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। इनकी गिनती भी कर लीजिए, क्योंकि गिनती पूछ लेता है कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4000 एटलीस्ट 4000 शायद 4000 कुछ है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितनी है। शायद 4033 है, ऐसे कुछ है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है परवर्ती सीमा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है किससे? पाक जलमग्न मध्य से। नेपाल, भूटान, चीन और की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है वो तो आइए
अब भारत के प्राकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ध्यान आ गया कि भारत की जो बांग्लादेश से सीमा लगती है वो लगती है 4096, और जो अफ़गानिस्तान से लगती है वो लगती है 106, और जो अपनी सीमा चीन से लगती है, चीन से लगती है 3488 किलोमीटर, और जो पाकिस्तान से लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर, और जो म्यांमार से लगती है, म्यांमार वो लगती है 1643, और नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर, और कौन सा बचा? हाँ, भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आइए शुरू करते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परमाणु से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सकरा है। उत्तर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है कौन सा? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। भारत में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक साम्य भौगोलिक प्रभाव पड़ता है साइबेरियन हवाओं का, क्योंकि जो चीन से चलने वाली हवाएं हैं, चीन के उत्तर से मंगोलिया है, रूस से, वहाँ से चलती हैं जो साइबेरियन हवाएं, उन्हीं का प्रभाव भारत में होता है, जिससे भूमि थी वो बंजर हो जाती, और यहाँ जो खाद्यान्न समृद्ध देश है वो बंजर हो जाता। ये लिखा भी है। देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा की इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, और मानसून का प्रतिकूल वर्तमान रूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तार भाग है, और कश्मीर घाटी की संरचना एक सम भिन्नति से हुई है, और गंगा मैदान की संरचना का एक अग्रगर्त में हुई है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे जो मेघालय का पठार है, क्योंकि जो भारत है उसके दक्षिण में ये दक्कन का पठार है, ठीक है, और इसी का जो विस्तार है वो इधर मेघालय की तरफ है, ठीक है। लेकिन ये अलग किससे होता है? ये अलग होता है मालदा गैप से। ये क्वेश्चन बनता है कि दक्कन के पठार से मेघालय का पठार किस रीजन से अलग होता है? वो है कौन से गैप से अलग होता है? उसे कहते हैं मालदा गैप, ठीक है। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गमन से। भूमि का उत्थान हुआ और भूमि का निर्गमन मतलब नीचे धंसने से। अब आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये सुमेलित करने को है, ये क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है कि दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन पश्चिमी घाट कब बना?
उत्तर नूतन, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अत्यंत नूतन, और जलोढ़ निक्षेप हैं जो वो भी अत्यंत नूतन में ही बने। केरल का कुड्डनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO मतलब फाओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। फाओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। भारत का पर्वतीय प्रदेश पड़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, और इसका कारण क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। भारत की जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी इसलिए हैं क्योंकि हिमालय से निकलती हैं वो, और हिमालय में क्या है? हिमनद जो पिघलते रहते हैं और पानी की आपूर्ति नदियों में करते रहते हैं। इसीलिए इसका आंसर भी देखो दिया हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ये इसमें कहा गया है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये तो बात सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो ये कारण सही नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम हिम नदियों से हुआ है। देखो है मैंने क्या बोला, यही तो बोला, और इसीलिए इसका ये वाला ऑप्शन अब सही है। हिमालय की संरचना समानांतर हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर प्रदेश। बांगर, भाबर, तराई ये सब रीजन है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। हिमालय का शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 800 से 1200 मीटर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कौन सी हिमालय की श्रेणी है? हिमालय का तरुण बलित नवीन मोड़दार पर्वत का साक्ष्य कहा जाता है। मतलब साक्ष्य कह सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमा वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायित्व, ढाल प्रवणता। तो ये जो सबसे पहले श्रेणी आपको दिख रही है, ये है कराकोरम, और ये जो दूसरी है ये लद्दाख, तीसरी ये है जास्कर, और चौथी ये जो दिखाई दे रही ये पीर पंजाल है। ये चारों दी गई हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। तो उल्टा कर दो, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। नवीन तो होगी क्योंकि जो हिमालय बना है उसके ही कुछ भाग टूटकर ये शिवालिक हिमालय बना है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय कहते हैं। दक्षिण भारत में नवीनतम हिमालय प्रणाली है गोंडवाना,
और गोंडवाना से ही जो भारत का 95% कोयला है ये गोंडवाना चट्टानों से ही निकाला जाता है। जैसे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, यही तो कोयला के गढ़ हैं। यहाँ कोयला की खानें पाई जाती हैं। तो 95% कोयला गोंडवाना की खानों से प्राप्त होता है। और लोहा धारवाड़ की चट्टानों से प्राप्त होता है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में, इसका भी यही हो जाएगा धौलावीरा, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, क्योंकि काराकोरम सबसे ऊपर देखा था हमने। इसके बाद वैत्यमाला देखा था। वैत्यमाला में ही लद्दाख श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये तो क्रम था। हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी है। हिमालय के पूर्व में से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इसका क्रम ये है। ये ऐसे पूछ रहा है। चार ही तो हैं। सबसे पहले ये पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कंचनजंगा ये, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में आती है? ये आती है सिक्किम में, ये भारत में ही आती है। और अन्नपूर्णा ये भी शायद भारत में ही है। हाँ, एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल और चीन। और जो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा धौलागिरी भारत में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। मतलब ट्री लाइन मतलब पेड़ों की जो लाइन, मतलब पेड़ों की सघनता बता रहा है, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से भी वनस्पति में परिवर्तन होता है। तापमान गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये तो सभी को पता है। क्योंकि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आते हैं तो जो वनस्पतियों का घनत्व है वो बढ़ता है, क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ता है। ठीक है। और इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे जितना तापमान घटेगा। ठीक है, तापमान घटेगा और पेड़ों की सघनता वो भी कम होगी। और जैसे ही विषुवत रेखा की ओर आएंगे तापमान बढ़ेगा और पेड़ों की सघनता बढ़ेगी। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई बूम। ये कहाँ है? हिमालय की ही है, लेकिन ये पटकाई बूम है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियाँ में से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा नहीं है। नागालैंड में भी, मणिपुर में, मिजोरम में भी हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बेहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख पठार
पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, क्योंकि हमने देखा भी था जो अभी रिपोर्ट आई है वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें भी सबसे ज़्यादा वन तो एमपी में है, ठीक है। लेकिन जो सघनता है सबसे ज़्यादा जो वनों की है वो मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसीलिए ज़्यादा क्योंकि वहाँ जो बारिश है वो भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बारिश भी जैसे मेघालय में होती है, चेरापूंजी गांव है जो मेघालय का, उसी में होती है, तो इसीलिए वनों की सघनता भी अच्छी है और तापमान भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि भारत में अक्सर उष्ण से और शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, इसीलिए वनों की सघनता ज़्यादा है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 से 8,848, ये आंकड़ा है, इतने ही के बीच है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़।